रात का वक्त है और घर जाने का समय हो गया है, लेकिन हमने सोचा कि घर जाते जाते कुछ खबर आपको बताई जाए, ताकि जो है 2024 पर निगाह बांधे देश को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो सके कि क्या चल रहा है देश में। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। विधायक जी कहते हैं, पता नहीं क्यों सौरभ जी ने नाम रख दिया है। और हम जो है बहुत दिन बाद कैमरे के सामने वापस आए हैं, क्योंकि हमको करना था अपना जो है गठबंधन जो जो ताउम्र वाला होता है, और उस गठबंधन धर्म को निभाने के लिए थोड़े दिन छुट्टी पर भी थे, तो वो निभा चुके। लेकिन छोड़िए मेरे गठबंधन वाली बात, तो हम बात करने आए हैं जो चुनाव में 24 के गठबंधन हो रहे हैं उसको लेकर के, और किसके गठबंधन टूट रहे हैं, किसके बुन रहे हैं, उस पर बात करने के लिए। तो दो महत्वपूर्ण खबरें थी आज की, हमने कहा थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ली जाए। तो हमारे विद्वान साथी निखिल और लैपटॉप वैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो ये इत्मीनान से जो हम पूछेंगे ये बताएंगे। हमारे मन में सवाल बहुत होते हैं, ये विद्वान आदमी है तो ये जवाब ज़्यादा देंगे। और खबर बस दो है। एक जो है निखिल, अजीत पवार को जो है असली एनसीपी मान लिया गया, जैसे शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था, वही विधा यहाँ भी लागू हो गई। और एक बड़ी सुगबुगाहट जयंत चौधरी को लेकर के है कि जयंत चौधरी आरएलडी जो है वो चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को इधर उधर करते हुए एनडीए के साथ जाते, सूत्रों का ऐसा दावा है। तो दावे में कितना दम है, और ये जो 4 सीटों वाला शिगुफा निकला इसमें कितना दम है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा अजीत पवार वाला जो बता दीजिए कि क्या हुआ है। अजीत दादा को जो है घड़ी सिंबल मिल गया। देखिए, चुनाव आयोग के पास एक पिटीशन पेंडिंग थी। दरअसल ये मतलब स्थापित कानून है कि किसी पार्टी में टूट की स्थिति में ये चुनाव आयोग को ही तय करना होता है कि वो कि पार्टी जाएगी किसके पास। और इसके लिए एक जनरल हमको लगता है कि भाई जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे उसी की पार्टी मान ली जाएगी। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। चुनाव आयोग उसके लिए प्रॉपर सुनवाई करता है। चुनाव आयोग ये देखता है कि पार्टी की जो टॉप पहले तो पार्टी के संविधान के हिसाब से डिसीजंस किसने लिए, कितने लिए, पार्टी की जो टॉप बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो बड़े नेता हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर वो बड़ी पार्टी है, मान के चलिए नेशनल पार्टी है, तो वो स्टेट यूनिट्स की राय ली जाएगी। अगर वो स्टेट पार्टी है, जैसे एनसीपी है, एनसीपी नेशनल पार्टी है क्या? हाँ। नेशनल पार्टी, माफ़ कीजिए, तो उसकी राज्य इकाइयों से जांच उनके बारे में पूछा जाएगा कि जो राज्य की इकाइयाँ हैं वो किसके साथ हैं। उसके नीचे भी जिलावार इकाई, मतलब चुनाव आयोग पूरा उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है कि कौन कहाँ पे है, और उस हिसाब से वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो अभी जो शुरुआती जानकारी है कि इन सारी जो डिटेल्स आई हैं चुनाव आयोग के पास, उन्होंने जो दोनों पक्षों को सुना है, अजीत पवार का गुट और शरद पवार का गुट, उनको सुनने के बाद में और जितनी सूचनाएं और जानकारियां चुनाव आयोग के पास थी, उनके आधार पे उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि असली जो एनसीपी है वो अजीत पवार का ही गुट है। अब शरद पवार के पास में, उनके गुट के पास में एक ऑप्शन बच रहा है कि अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यही चीज़ उन्होंने कह भी दी है कि हम इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। अच्छा, लेकिन अभी क्या इसका ये जो बात बताई निखिल ने, इसका मजमून ये हुआ कि जो घड़ी सिंबल है वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा। जो पार्टी दफ्तर है उस पर वो दावा कर सकते हैं, जो बलाड स्टेट में है, मुंबई, साउथ मुंबई में एनसीपी का दफ्तर है, उस पर अजीत पवार दावा कर सकते हैं। इसके साथ साथ पार्टी का जो फंड है, पार्टी में जो भी दान पुण्य लोगों ने किया है, पार्टियों के पास बड़ा दान पुण्य का पैसा आता है जिसके बारे में बताते नहीं है, सभी पार्टियों के पास आता है। सबसे ज़्यादा फिलहाल बीजेपी के पास आता है क्योंकि सत्ताधारी दल है केंद्र में। तो उस पर जो पार्टी फंड है उस पर भी एनसीपी दावा कर, जो ये अजीत पवार है दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब इसके बाद अजीत पवार के पास, जैसे महाराष्ट्र में ये हो जा रहा है कि अच्छा फाइट हो सकता है क्योंकि 4-5 दल हो गए, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास सब जब सारी ताकतें आ जाएंगी तो शरद पवार के पास बचेगा क्या। तो ये कहा गया कि शरद पवार के पास बचेगी सिंपैथी, एकमात्र हथियार, वो घूम के सिंपैथी के दम पे वोट लेना चाहेंगे। लेकिन निखिल, आपने हाल फिलहाल में गौर किया हो तो अजीत पवार ने उस पर भी चोट करना शुरू कर दिया। अभी हाल फिलहाल में उनकी बारामती में रैली हुई थी, तो वहाँ बोले कि जो है अपनी मराठी में वो बोलते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में आती है, निखिल को मराठी बहुत अच्छी समझ में आती है, तो बोले कि जो है अभी बड़े साहब आएंगे और वो कहेंगे कि जो ये मेरा आखिरी चुनाव है और जो है साथ में आ जाइए, हमको ये वो दे दिए। तो अजीत दादा पहले बोल रहे हैं कि ये पिछली बार भी वो कह चुके हैं, तो जहाँ से मत आइएगा, उनके चक्कर मत पड़ जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
मतलब वो जो सिंपैथी है कि हमारे साथ जो है दगा हुआ या फिर विश्वासघात हुआ, जो वो लोग कहते हैं, और या फिर ये कहते हैं जैसे अजीत दादा पवार विकास के पथ पर आए, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के विजन में विकास करना है। तो ऐसे जैसे सिंबल मिल जाने का जो फायदा होगा वो कैसे, आपके किस तरीके से देखते हैं? सिंबल मतलब वो तो एक बहुत आइडेंटिटी वाली बात है अभिनव। जो जैसे आप पुराना याद करेंगे, उतना भी पुराना नहीं, मतलब आज से 4-5 साल पहले ही पंजा फूल चलता था। तो मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को कांग्रेस या बीजेपी का नाम नहीं पता है, लेकिन वो सिंबल से वो ज्यादा पहचान वो लोग पकड़ते हैं कि भाई हम तो पंजे पे दबाते हैं, या बीजेपी समर्थक फूल पे दबाते हैं, है ना। वो कमल का फूल भी नहीं बोलते हैं। तो एक व्यक्ति के दिमाग में आइडेंटिटी होती है, और उसका सिंबल एक बहुत तगड़ा क्या नाम उसका द्योतक है, अब जैसे घड़ी है उनकी एनसीपी की, तो वो भी पार्टी के आइडेंटिटी की बात है। और जिस चीज़ को आप कह रहे थे, इससे पहले जैसे आप एनसीपी के हिस्ट्री में देखेंगे, जब जब आपको ऐसा लगा कि कोई स्प्लिट हो जाएगा, या एक बार जब ये दूसरी बार वो गए हैं अजीत पवार, इससे पहले तो उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली भी थी, उगते सूरज को चौंकाते हुए। बिल्कुल, हमको भी नहीं, किसी को नहीं पता चला वो, जब तक के वो एनआई पे शपथ की वो तस्वीरें आई नहीं तब तक। तो इससे पहले ये था कि एक मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा गया कि शरद पवार हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनकी एज बहुत है, और सुप्रिया सुले उनकी बेटी, और भतीजे अजीत पवार। तो होती थी टूट या टूट की बात भी, लेकिन कभी भतीजे ने चाचा को, या चाचा ने सीधे अपने भतीजे को, या भाई बहन ने ऐसा कुछ पब्लिकली नहीं कहा था। लेकिन ये दूसरा स्प्लिट हुआ अभी, जिसके बाद पार्टी पे दावे की लड़ाई हुई, उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्टेटमेंट्स आए। अजीत पवार ने भी शिकायत की कि क्या मेरा ये दोष है कि मैं अमुक व्यक्ति के पेट से पैदा नहीं हुआ। मतलब उनका इशारा था कि मैं सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए मतलब वो मेरी ये है क्या। तो फिर उनको इन काइंड रिप्लाईज भी मिले सुप्रिया सुले से, और जो बाकी एनसीपी के वेल विशर्स हैं उनसे। अब अजीत पवार ने कह दिया कि असली एनसीपी तो मैं हूँ, और मेरे जीते जी मेरी कौन तस्वीर इस्तेमाल करता है वो तो मैं डिसाइड करूँगा। तो थोड़ी शरद पवार ने क्योंकि अजीत पवार गुट भी उनकी तस्वीर लगाता था। अजीत पवार ने कभी नहीं कहा, ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब वो फॉर्मली ये ज़रूर कहते थे कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके हिसाब से जो सुप्रीमो हैं वो शरद पवार हैं, वो उनकी लेगेसी को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं नकारता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ये है ना कि आप सिंबल, जैसे कई वोटर ऐसा होता है, तबका बड़ा वोटरों का तबका होता है जो पीढ़ीगत तरीके से एक सिंबल को वोट देता आता है, जिसकी आप बात कर रहे थे पंजाब फूल। उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा, वो जो 10-5 हज़ार का वोट होता है ना, वो फिक्स होता है। इसमें ये ज़रूर मैं अभिनव जोड़ना चाहूँगा कि आप अजीत पवार के जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि अभी साहब आएंगे और ये वो, तो साहब मतलब वहाँ पवार साहब बोलते हैं या साहिब बोलते हैं? बड़े साहब। हाँ, साहिब का अगर एनसीपी के रेफरेंस में साहिब बोला जा रहा है तो फिर वो शरद पवार ही हैं, है ना, या पवार साहब बोलते हैं। तो पवार साहब, पवार तो बहुत हैं फैमिली में, लेकिन पवार साहब एक ही है। तो एनसीपी के मामले में ये ज़रूर है कि उनका पार्टी सिंबल के साथ साथ शरद पवार की शख्सियत, उनकी जो देह, उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी फ़ोटो, वो बहुत स्ट्रांग, इसीलिए अजीत पवार ने कभी अपने पार्टी ऑफिस से फ़ोटो नहीं निकाली। मतलब इसकी तुलना कुछ आप भारतीय जनता पार्टी से कर सकते हैं कि बीजेपी का मतलब अगर कमल का फूल है तो बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी भी है ना। आप प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाएंगे तो वो बीजेपी का सिंबल है, मतलब वो समानार्थी के रूप से है। उसी तरह कुछ मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं एनसीपी से। अच्छा, इसमें जैसे जब शिंदे गुट अलग हुआ शिवसेना से, तो उसे ही असली शिवसेना माना गया, और पार्टी का सिंबल जो धनुष है वो उनको मिला। उसके बाद एक नया उनको जो ये उद्धव ठाकरे हैं, इनको जो है मशाल निशान दिया गया। लेकिन जो पार्टी का ऑफिस शिवसेना भवन है, अभी भी उस पर उद्धव ठाकरे ही काबिज हैं। शिंदे गुट ने उसको लेने की कोशिश नहीं की। तो एक फ़ायदा तो सिंबल वाला होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे तो जो विपक्ष की एकता और इसकी बात हो रही थी, इसको किस तरीके से चोट मिली है और कमज़ोर हुआ है। भाई नीतीश कुमार हाल फिलहाल में चले गए, तो शिंदे ही असली शिवसेना है, अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं, नीतीश कुमार ही कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं, और लोकतंत्र के प्रहरियों की तस्वीर तो सीसीटीवी में कैद हो ही रही है।
तो ये तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं। और एक चीज़ अभिनव जोड़ना चाह, हमारी टीम ने अभी अभी जानकारी दी है जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं। हम बात कर रहे थे ना कि क्या एनसीपी नेशनल पार्टी है, तो अभी कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई, इनका नेशनल पार्टी का स्टेटस जाता अच्छा, वो रहा है। इसमें क्या होता है कि इतने परसेंट वोट होने चाहिए इतने राज्यों में, हाँ, इतनी? रहता है, वो अच्छा, वो बेसिक सी बात। ठीक है। तो दूसरी खबर जो है वो, अच्छा इसमें दिलचस्प ये है कि जैसे 54 सीटें पिछली बार एनसीपी की आई थी, क्योंकि तो 35 के करीब विधायक इनके साथ खुले तौर पे गए, अजीत पवार के साथ, और 56 सीटें शिवसेना की आई थी, तो 40 के करीब शिंदे के साथ गए, तो वो नंबर उन्होंने फुलफिल किया। अच्छा, इसमें क्या, अगर नंबर फुलफिल नहीं हो रहा है तो बहुत सारे विधायक ऐसे हैं एनसीपी के जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि हम इनकी तरफ हैं या उनकी तरफ हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए नवाब मलिक, तो मैं मुंबई से एक पत्रकार के बारे में पत्रकार से पूछ रहा था कि नवाब मलिक किसकी तरफ है, शरद पवार की तरफ है, अजीत पवार की तरफ से? तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया कि वो ईडी की तरफ है, और फिर हंसने लग गए। तो क्योंकि उनके ऊपर ईडी के मामले चल रहे हैं, अभी ज़मानत पे बाहर आए हुए हैं, तो इस तरह की राजनीति तो अपनी चली रही है। दूसरी खबर जो है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में दिलचस्प बात ये, आज ये खबर सूत्रों के हवाले से जो है फूटी है कि जयंत चौधरी आरएलडी वाले वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडिया गठबंधन के एक और साथी के जाने की बात हो रही है, जो ये था जुड़ेंगे। आप बड़ी दिलचस्प देखेंगे कि 5 साल जब सत्ता रही बीजेपी की फुल फ्लेज, तब तक धीरे धीरे सारे साथी चले गए, और आप देखेंगे तो एक दो छोटे छोटे दलों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने फुल फ्लेज अकेले ही सरकार चलाई है। तो ये हुआ था कि बीजेपी के पास गठबंधन के साथी नहीं है, तो सरकार चलते वक्त तो गठबंधन के साथियों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब चुनाव आया और जब ये है कि पड़ सकती है ज़रूरत, तो बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब जयंत चौधरी की बात आई है तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जयंत चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि 4 सीटें उनको दी जा सकती हैं। मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लगता है अभी के हिसाब से, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको मिल जाए। लेकिन जैसे पिछली बार जयंत चौधरी को एक भी सीट नहीं आई। अजीत चौधरी खुद चुनाव हार गए मुजफ्फरनगर से बड़े कम अंतर से। मथुरा से पिछली बार जो है लड़े थे, माफ़ कीजिएगा, बागपत से लड़े तो सतपाल सिंह ने जो है इनको हरा दिया। जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए। तो अभी दावा ये किया जा रहा है कि 4 सीटें मुजफ्फरनगर, मथुरा, बागपत और कैराना दी जा सकती है। मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लगता है। हो सकता है बीजेपी अपने शर्तों पे दे दे, अगर ये है कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोरी करना है तो ला सकते हैं। तो इसका जो इधर की जाट पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर देखते हैं निखिल आप? देखिए, मैं जाट पॉलिटिक्स पे तो मेरा उतना अधिकार नहीं, तो मैं बचूंगा टिप्पणी करने से। लेकिन जो आप अलायंसेस और जो गठबंधन में दलों की ज़रूरत पे, आप प्रधानमंत्री का अगर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे उन्होंने बात रखी अपनी, उसमें वो बहुत क्लियर थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 के पार हो सकती है। और उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने डिच नहीं किया, उन्होंने एनडीए के उदाहरण, उन्होंने कहा एनडीए 400 पार। तो ये है कि अलायंसेस की आवश्यकता है या अभी किसी समर्थन की आवश्यकता है, उस मोड में बीजेपी है नहीं। बीजेपी एक अपना जिसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन की तरह, मतलब उनका मोमेंटम बना हुआ है। अभी मंदिर का क्या नाम, अपना प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उस मोमेंटम को बीजेपी ने बना के रखा हुआ है एक तरह से। कभी भी वो खबर से बाहर नहीं जा रही है। रही बात दूसरी कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना, तो उसमें अभी उतनी चीज़ें बची भी नहीं है कि अब उसको कमज़ोर किया जाए। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो, उनकी भी एक बैठक की बात थी, और ये चल रहा था कि एक समझ पैदा होगी आरएलडी और सपा के बीच में। और लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि अखिलेश यादव एक लिस्ट जारी करते हैं, मतलब वो इनफैक्ट पहली पार्टी बन जाती है सपा जो लोकसभा के लिए, मतलब मेरी जानकारी में, जो इतनी बड़ी लिस्ट निकाल देती है। और तब यही कहा जाता है कि ये एक प्रेशर, वो पीडीए के नाम से गठबंधन की बात करते हैं और वो लिस्ट्स अनाउंस कर देते हैं, तो उसको यही कहा जाता है। तभी भी मैंने सुना, सबने ये कहा कि ये कांग्रेस पर प्रेशर डालने की टैक्टिक है, और क्योंकि ये था कि कांग्रेस को उतनी सीटें शायद बख्शी नहीं जानी, 11 सीटों की बात थी और ये मैक्सिमम 15 तक जा सकती है इसकी। हाँ, तो वो उतनी सीट वो देना नहीं चाहते हैं जितनी उनकी डिमांड है, तो फिर इसीलिए अखिलेश अपने अनाउंस किए जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जितने इंडिया अलायंस के घटक हैं उनके बीच में बहुत अच्छी चीज़ें, नीतीश कुमार, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो अब तो भाजपा के साथ में सरकार में है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। और फिर बाकी प्रेशर्स हैं, आप देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं वो कभी एजेंसीज के
वाले केसेस को जूझ रही हैं, या उनको भी काफी अनीज महसूस हो रही है? एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ निखिल, कि ये जयंत चौधरी के लिए भी अस्तित्व का चुनाव है। पिछले 2 चुनाव वो हार चुके हैं और उनके पास एक भी सांसद नहीं है। पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़ा सपा के साथ तो 9 विधायक यूपी में जीत कर आए। और आप देखेंगे, लेकिन ये अगर बीजेपी के साथ आरएलडी जाती है, जिसकी सुगबुगाहट है, आमतौर पे कई बार खबरें सुगबुगाहट के तौर पे आती हैं और बाद में मूर्त रूप ले लेती हैं, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आरएलडी पहले भी बीजेपी के साथ रह चुकी है। अगर आपको याद हो तो अजीत पवार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो 99 वाली सरकार थी, उसमें मेरी जानकारी में शायद कृषि मंत्री थे, और उसके बाद वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने यूपीए वाली गवर्नमेंट में। तो वो दोनों तरफ रह चुके हैं और यूपी में भी उनका अलायंस रहा है। और ये जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसके बाद दोनों पार्टियों में और खींचतान बढ़ती चली गई और दूरियां बढ़ती चली गई। अजीत पवार अलग हो गए, चौधरी साहब की बात कर रहे हैं शायद अजीत, हाँ वही अजीत चौधरी अलग हो गए और आरएलडी ने अलग राह ले ली। तब भी आप देखेंगे तो जाट वोटों पे जो एकाधिकार और का दावा करने वाली जो आरएलडी है, उसको एकाधिकार वोट नहीं मिलते। बीजेपी अच्छी खासी सेंधमारी करती है, आप वेस्ट यूपी के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। पिछली बार कहा जा रहा था स्वीप करेंगे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और ये कहा गया कि बुजुर्ग जो है वो आरएलडी के साथ भले रह जाते, लेकिन यूथ जो है वो बीजेपी के साथ गया। तो बीजेपी ने इधर भी अच्छा दावा मजबूत कर रखा है। और ये 4 सीटों वाली बात में मुझे थोड़ा सा इसलिए डाउट होता है, क्योंकि जो अपना दल है अनुप्रिया पटेल का, उनको 2 ही सीट देते हैं, तो उनके पास तो 2 एमपी हैं, इनके पास तो एक भी एमपी नहीं है। तो 4 एमपी की सीटें बीजेपी दे दे। और जब मैंने वही कहा ना, एक बीजेपी के पास अपना मोमेंटम है, और खुद जब बीजेपी जीत रही है, वो मतलब हो अतिरेक लगेगा अभिनव आपको, लेकिन वो यूपी की सारी सीटों पे लड़कर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी की जो स्थिति है, हम फील्ड पे नहीं गए हैं, जो वहां का फीडबैक जैसे देखता अपना दल की भी राजनीति देखी। सोनीलाल पटेल थे अनुप्रिया पटेल के पिताजी, वो भी लंबे वक्त तक संघर्ष करते रहे, लेकिन जब असली सफलता उनको तभी मिली जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। इससे पहले उनकी पार्टी से सांसद नहीं थे। ये जरूरत आरएलडी या अपना दल या जो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी को अलायंस की जरूरत नहीं है। अब जो अलायंस पार्टनर, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, बीजेपी बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके राजनीति को समझती है और खेलती। आप बताइए, जब इतनी फुल फ्लेश पावर वाली सरकार थी, तो जो ये अपने जिनका पीला निशान है, पीला पटका, राजभर को जो है लाने की क्या जरूरत थी? उनको कोई जरूरत थी? लेकिन उनको पता है कि भाई जहां 5000 वोट भी ऐड हो रहा है तो ले आओ, मतलब वो जो है 2AB वाला जो फॉर्मूला है जो है वो लागू हो जाता है यहाँ पर। तो ये बीजेपी इस तरह की जो प्रैक्टिस है, और बीजेपी हर विधा से लड़ती है। आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न मिला, तो कमंडल की राजनीति को भी सेटिस्फाई कर दिया, और कर्पूरी ठाकुर को जब मिला तो मंडल की राजनीति को भी कर दिया। तो बीजेपी के पास हर विधा है लड़ने की। मैं उस बात से और एक चीज और, मतलब यहाँ पे अब जैसे अखिलेश यादव जो है वो जुड़ने वाले हैं, जो भारत न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो अब ये आपस में बात कर रहे हैं, जो अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बात से कोई बहुत दमदारी से कोई चुनाव लड़ रहा है ये दिखता नजर नहीं आता। विपक्ष भी जो है, तो एक वो निर्गुणता वाला भाव है, न जीत की चाहत है, न पराजय का भय है, और एकदम से जो है चले जा रहे हैं। उस टाइप के माहौल में भी तो चल रहा है मामला। मैं बस उतना ही कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि वो मेरी बात में अतिरेक आपको सुना ही आएगा। मैं कह रहा हूँ कि जब अलायंस की जरूरत नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट या जो माइक्रो मैनेजमेंट, वो कास्ट अरिथमेटिक, उनको वो गणित के मतलब बादशाह हैं पॉलिटिकल अरिथमेटिक के। ये आप समर्थक हो ना हो, या पसंद करते हो ना पसंद करते हो, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है आज की। मैं कह रहा था नीड बेसिस बीजेपी अपने बल पे अच्छा करने को लेकर आश्वस्त है। आज उल्टा प्रेशर अलायंस में जो आना चाहते हैं उन पे है कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि उनको ये चुनाव एक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अब वो तो जब जनता वोट देगी तब हमको पता चलेगा, लेकिन जो एक टेम्पो बना हुआ है वो तो उन्हें आगे के 5 साल भी देखने हैं कि हम लोग की तरफ एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। और नेताओं का पेट तो बहुत बड़ा होता है,
तो उनको जो है रसद की बहुत आवश्यकता सारी होती चीजें देखनी है है, और वो survival आवश्यकता देखना है। सत्ता ताकत से आती है। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो विपक्ष में रह के संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। बीजेपी लंबे वक्त तक विपक्ष में रही वो एमपी से वो उन्होंने वो हिट ली है, तो आज और वो अभी भी बहुत सारे नेता हैं ऐसे जिनका उदाहरण से लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए वो जो वो है नहीं बीजेपी के जाएंगे साथ नहीं BJP जाए। के साथ। हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं। जयंत चौधरी भी लंबे वक्त तक बीजेपी की विपक्षी राजनीति करते आ रहे हैं। हो सकता है कि कल को ये खबर खारिज हो जाए कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर पे उन्होंने हाँ काफी मतलब माहौल बनाया था कि वो जिस तरह से वो अपनी बात रख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी को डेंट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो वो विपक्ष की राजनीति जयंत कर रहे हैं और बड़ी मुखरता से आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाते भी हैं तो जो पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं उनको बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। राजनीति है, ऐसे ही चलती है और नहीं जाते हैं तो चीज़ें शाश्वत हैं, अपने दिशा में चल रही हैं। तो जाने न जाने पर हमारी कोई वो नहीं है कि ये जा ही रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो खबर आई, 2 खबर थी आज की दिन की, तो हमने सोचा चर्चा कर ली जाए। रात में शूट किया, आप लोग हो सकता है दिन में देखें इसे या कभी भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा रहेगा, वीडियो सुबह के टाइम पे रिलीज़ होगा तो आप दर्शक देख सकते हैं। और आपको पूरी बातचीत पे और जो राजनीति चल रही है उस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम जो है कोशिश करेंगे कि दिन भर की जो खबरें होती हैं और मान लीजिए जो ललन टॉप शो और इन तमाम चीज़ों में छूट जाती हैं तो मैं निखिल को जो है पकड़ के लाने की कोशिश करता रहूँगा कि चलो एक छोटा सा कैप्सूल बना लेते हैं। छोटी छोटी बातों में वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम लोग घर की ओर चलते हैं। आपको घर की ओर जाना भी चाहिए। हाँ, तो फिलहाल अभी जो है ऐसा कुछ है नहीं, अनुशासन में रहना पड़ता है, रहना है। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ मेरे निखिल वाट मेरे साथी हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।